बाकी इसमें एक तो ज़रा मुझे लगता है कि शायद दोबारा दोहरानी पड़ेगी, ठीक है। और एक बात शुरू में मैं कह देना चाहता हूँ, जिस सब्जेक्ट को अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये बहरहाल ज़हनी तौर पर ताकतवर लोगों का काम है, ये आम शख्स का काम नहीं है, ठीक है। बाकी सारे दायरे आप लोगों को पता है, वो पढ़ेंगे, वो कटर उटर लगाएंगे, मार्क्स दे देंगे और अपना इंशाल्लाह बच्चों से कहा है कटर लगाने। अच्छा, शुरू करते हैं। क्या कहते हैं हम, यार कोई सूरत नहीं बन रही, कहते हैं बड़ी मुश्किल है, बड़े मसाइल हैं, सूरत हाल नहीं बन रही। इसमें सूरत का क्या मायना? सब लोग अपना अपना हिसाब है, ठीक है, अच्छी बात है। कोई और चीज, सूरत हालात का क्या मायना? कुछ समझ नहीं, कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सूरत नहीं बन रही, उलझन का निशान। जब ये कहा जाता है कि अगर सूरत ना हो तो उलझन का निशान, शक्ल नहीं बन रही। लफ्ज़ है हर्फ है मीम, ये बड़ा मजेदार हर्फ है। अरबी में किसी मादे के शुरू में लग जाए, उसके साथ सिर्फ उसको जोड़ देते हैं। मसलन माना है हा मीम दाल, हम, इसके साथ मीम जोड़ दें, हम तारीफ जिसकी की जा रही है, वो जो आप लोगों का सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मादा, इसके साथ मीम जोड़ दें, मेरे नाम का मादा तो ये दे रहे हैं मुताहिर, तारीफ की गई जिसकी तारीफ की गई, इश्क जिससे किया गया, पैसिव वॉइस, तोहर पाकीज़गी, मुताहिर, ठीक है। अच्छा बस एक और देखें, आप तो लेना कतर, लफ्ज़ है कतरा, मीम लगा दें, मुकत्तर, डिस्टेंट वाटर, आप मुकत्तर, ठीक है। ये मीम का ये किरदार है जब ये अरबी जुबान में, यही मीम जब फारसी में आता है तो ये नहीं के मानी पैदा करता है ना। गुफ्तगू होता है ना, गो का मतलब था बोलना, टू स्पीक, गो मगो, फिर वो गो मगो में था, बात करे कि ना करे। मीम का माने ना करे, कश खींचू के छोड़ दो, बकश, खींचू या ना खींचू, कुन करना, मकुन न करना, उर्फी अंदेशा मकुन, आवाज़ सगा कम न कुन जिसके गदारा, उर्फी अंदेशा न करो, खदशा न करो, कभी कुत्तों की आवाज फकीरों का रिज्क रोक नहीं सकती। आवाज सगा बड़ा मशहूर किस्सा है। तो मीर जब फारसी में आए तो इसका मानी ना करना, ठीक है।
जाता है मुश्किल, मशक्कत। आप समझ रहे हैं मैंने क्यों कहा था? कोई सूरत नहीं बन रही। शक्ल, मशक्कत, गैर शक्ल। अब तक की जो सराहत है ना, जो वजाहत और सराहत मैंने की, इससे फकत एक नुकता मैं आपके साथ, मैंने बड़े शौक से ये वाला सब्जेक्ट लिया है, लेकिन PhD है और दोनों डॉक्टर साहब आप इसको बड़ी करीब से जानते हैं, इसलिए खास करके मेरी अजीज अफजाई के लिए तशरीफ लाए हैं। आपको महसूस हुआ शक्ल की क्या अहमियत है आपकी जाती शक्ल के अलावा? शक्ल, मशक्कत, कोई सूरत नहीं बन रही। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या किसी अंधे को बता सकते हैं कि सुर्ख रंग कैसा होता है? कोई ज़हन में आती बात है? जैसे करूँ का वो पैदाइश का अंधा है, देखिए वो पैदाइश का अंधा है। देखिए समझिए बात को, ये जो आप गलत जवाब देते हैं ये बड़े कीमती होते हैं। यही तो मुझे बताते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी सोच की हदें यहाँ आ गई। जब आप हंसते हैं ना तो हम एक दूसरे को डिस्करेज कर रहे होते हैं, मिल के करें गलतियाँ ताकि हम नतीजे से पहुँचे। अब मुद्दा के सामने कि पैदाइशी तौर पर उसने देखा भी नहीं, आप बताइए कैसे? असल में वो जो अंधा है ना जी, उसके लिए ये जो दुनिया है मेरी और आपकी, ये अनदेखी दुनिया है। हम शक्लवान, हम जो आंखों वाले हैं, कुछ दुनियाएं हमारे लिए भी अनदेखी। ऐसे ही क्या, मेरा सवाल ये है, हम कोई एक अलग साइंस डेवलप कर सकते हैं जो लफ्ज शक्ल का मुतालिया करे, वसी तरीन मान? क्या हम कुछ ऐसे असूल और कानून और कुलिये वज़ा कर सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को, अब वो मशीन ही क्यों ना हो, कोई दिमाग हो, कोई मशीन हो, उसको अगर बता दें तो वो अनदेखी दुनियाओं में भी फैसला कर सके कि ये शक्ल है और ये नहीं। मेरी बात समझ आई है क्या? क्योंकि ये दकीक बात है, आप लोग चुप हो जाते हैं, आप लोग चीज़ों पे मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अंदाजा होता है कि कोई बात नहीं हजर नहीं, लोग बयान करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार, कोई ऐसा कुलिया, कोई ऐसा असूल हम वज़ा कर सकते हैं कि जो अनदेखी दुनियाओं में हमें ये फैसला करके बता दे कि ये शक्ल है और ये नहीं है? ये क्या है? कोई शक्ल है? नहीं। क्यों? कोई बीच में लाइन नहीं? आप में से अक्सर इस पर एग्री करेंगे कि ये शक्ल है। कुर्बत ने शक्ल का तस्वुर वाज़ेह कर दिया। कुर्बत ना होती तो शक्ल का कोई मानी नहीं। मेरी दूसरा नुस्खा जिस पर मैं आपको लाना चाहता हूँ
अगर मैंने आपकी तवज्जो दिलवाई है कि शक्ल की अहमियत क्या है, दो मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ इस बात की तरफ कि कुर्बत किरदार अदा करती है शक्ल के ताय्युब में। दिखते हैं कि आप लोगों को नहीं आप लोग मुझे बताते ये कोई एक बंदा नोट्स दे दे, ये दो बातें लिखी, शक्ल की अहमियत उर्दू में लिखी। काश हम सारा बयानी आपको उर्दू में पढ़ा सकते। शक्ल क्यों है और सानिया कि शक्ल के ताय्युब में कुर्बत बुनियादी किरदार अदा करती है। मैंने एक मिसाल आपके सामने रखी। वैसे देखिए मैं में किताब छपी टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, दूसरी 1938 में छपी वेक्टर टोपोलॉजी, वेक्टर साइकोलॉजी। दूसरी तो मुझे मिली नहीं, ये मैंने पढ़ी। इसके अंदर तस्वीर गेस्टाल्ट का जर्मन लफ्ज गेस्टाल्ट ये कहता है कि हमारा कल्चर हमें मजबूर करता है हमारे दिमागों को कि चीज़ें करीब हों तो उनको शक्ल के मानी में समझा जाता है। मैं इसे कुछ भी ना कहूँ, अगर मैं ये 3 लफ्ज़ के ड्रा कर देता हूँ तो असल में अगर आप देखें तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तीनों में डिस्कनेक्शन है। ऐसे ही है ना। अच्छा फर्ज कीजिए आपने तो मुझे देखा है ना सामने कि मैं ये ड्रा कर रहा हूँ। एक बंदा हम चले जाएंगे यहाँ से, क्लास खत्म हो जाएगी, अगली क्लास आएगी, एक स्टूडेंट वहाँ बैठ के देखता है, वो इसको और इसको भी शायद शक्ल समझेगा और ये समझेगा कि ये किसी मकसद से इकट्ठे डाले गए, लेकिन इन तीन को वो मकसद के तहत नहीं देखेगा। यहाँ एक और रीजन निकाल कुर्बत मकसद का तयन नहीं करती। मसलन मैं और डॉक्टर साहब हम रोजाना एक नशा पूरा करते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हम दोनों मुस्तकिलन के करीब रहते हैं तो कोई भी ज़हीन शख्स देखकर ये कह सकता है कि ये दोनों किसी खास मकसद पे हैं। जाहिर है हमारा मकसद यहाँ इस डिपार्टमेंट में जाकर पढ़ाना है। महज कुर्बत से तायीन कर देती है कि पीछे एक मुश्तरका मकसद मौजूद है। मसलन इन 3 नुक्तों की वजह से हम देयरफॉर और सिंस करते हैं ना मैथमेटिक्स, इनको हम वाहिद रूप मुतसव्विर करते हैं। ये गेस्टाल्ट है, ये कुर्बत की वजह से मानी इख्तियार करता है, और ये मानी क्यों नहीं इख्तियार कर रहा? कुर्बत ना होने की वजह से। शक्ल की दूसरी अहम बात ये हुई, उसमें कुर्बत एक बुनियादी किरदार करती है। समझदारी में क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको प्रेशर का कम आउट हो। मैंने आपको बताया कि एक मुश्किल पहाड़ी है। ये जो सब्जेक्ट है ये इंटेलेक्चुअल डिलाइट का सब्जेक्ट है, हर शख्स के बस की बात नहीं है। ये जिसको ज़हन की लज्जत का नशा पड़ा हो ये उसका काम है। लिहाजा इसलिए आप घबराइए नहीं मेरे साथ। मैं कोशिश में हूँ, मुमकिन है मैं आपके साथ ज़्यादा सना हूँ, तो मैं ये
शौक से मैंने सब्जेक्ट लिए हैं और अगर इसमें मुझे पता है कि हमारे माशरे में शौक का नतीजा क्या निकलता है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा ये सारी बातें कम से कम रिकॉर्ड पर ले आना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये सारी बातें मैं कर दूँ और तेज़ रखना सरे हर हाल को है रश्ते जरूँ, शायद आ जाए कोई आप लपा मेरे पास। हम नहीं होंगे, कोई और होगा। यहाँ तक दो बातें बात हो गई, शक्ल की अहमियत पता चली और दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रखी वो ये है कि कुर्बत शक्ल के ताल्लुक में गहरा किरदार इख्तियार करता है। आप बताइए। बड़ी खूबसूरत किताब है ये, द साइकोलॉजी। मुझे आगे की जो पुरानी किताब थी उनमें पढ़ी हुई मैंने मैट्रिक का ध्यान दे फारग हो तो पढ़ी। आपको ये अलग अलग नजर आ रही है और थोड़ा पीछे चले जाए तो क्या होगा? कनेक्टेड नजर आएंगे, जुड़े हुए नजर आएंगे। गुर्बत तसलसल का ताल्लुक है। देखिए तसलसल ब्रैकेट में कंटिन्यूटी, ये पॉइंट्स अगर ऐसे करीब 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 बहुत सारे हों तो दूर से खड़े हुए बंदे के लिए ये लाइन है, लेकिन जब वो करीब हो जाएगा तो ये लाइन नहीं रहेगी। और ये ना कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन नियरनेस। Nearness plays a fundamental role in determining the shape. So, continuity, shape, and nearness. Here is the subject matter of my beloved topology. एक बात उस मिसरे को पढ़ते हैं, देखा है जो कुछ मैंने और भी देखा है। हमने उस मिसरे को पढ़ के उसकी मान खत्म कर दी। बच्चों याद रखो, जब हमारे पास इल्म होगा तुम्हारे अंदर तलब पैदा होगी कि मैं बांटूं। किताबों में लिखा मिलेगा नहीं, मस से मिलेगा, मस मस समझते हो? कंपनी ऑफ गुड पीपल, ऑफ लर्नड पीपल, मोती इकट्ठा करोगे तब जब इन बातों तक पहुंचोगे। पूरे गुजरेंगे वापस आएंगे। गुर्बत तसलसल का तायुन कर रही है। आइए मैं आपको इसकी एक करीब तरीन मिसाल दूं। क्या कहते हैं वो? अच्छा, गुर्बत के मुताबिक एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। ये अज़ाफ़ी है। इज़ाफ़ी क्या है? अलिफ के नीचे ज़ेर को, अलिफ के ऊपर ज़बर पर अज़ाफ़, नज़रिया अज़ाफ़त, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कहती है रिलेटिविटी? आप मेरे जनूब में हैं जबकि आप डॉक्टर साहब के शुमार में हैं। आप मेरे मशरिक़ में हैं जबकि आप उधर वालों के लिए मगरिब में हैं। हर शय बलिहाज है, वो अपने वकू के लिहाज से। वकू किसे कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। वकू क्या है? कॉन्टेक्स्ट। मैं अगली बात को कर रहा हूं, गुर्बत का तसव्वुर कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एक
एक बंदे का कॉन्टेक्स्ट यहाँ है तो उसको ये डिस्कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, एक का कॉन्टेक्स्ट वो उधर है उसको ये कनेक्टेड नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कुर्बत तसलसल जो है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। आम कल्चर की मिसाल है, मसलन दो मुल्क हैं, पाकिस्तान है एक मगरबी मुल्क ले लें, तो मगरबी ममालिक में लड़का और लड़की बिल्कुल करीबी खड़े हुए हैं, उसको हम कुर्बत नहीं समझते। हमारी इस सोसाइटी में हम 5-10 फुट के फासले पे भी खड़े हो तो हम उसका मानी कुछ और देंगे। तो कुर्बत वकू के ऊपर डिपेंड करती है, हालत वो डोमेन जो है उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, आपने पढ़ी भी वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ये एक दुनिया है, इसका नाम है वाई। ये एक दुनिया है, इसका नाम है एक्स। इस तरफ कुर्बत का तसव्वुर एप्सिलॉन, बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है। इधर तसव्वुर जो है वो डेल्टा है। एफ कंटिन्यूअस है, डेफिनेशन की वजाहत कर रहा हूं, सराहत से कहा जाता है एफ कंटिन्यूअस है अगर एफ इस बात का जामिन बने कि जब कभी इस मुल्क में दो इंडिविजुअल्स आपस में करीब होंगे बालिहाज वाई, तो मैं ये जमानत देता हूं कि बालिहाज एक्स भी वो आपस में करीब होंगे, तो फिर एफ कंटिन्यूअस। एप्सिलॉन डेल्टा क्या है वो, और एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन there exists a delta such that x minus a is less than delta। कब वेश इस्तेमाल कह क्या रहा है, जब कभी ये जो अफराद हैं ये कहाँ रह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए कहाँ रहते हैं, ये इस पे रहते हैं, और एक्स और ए इस पे रहते हैं, इस पे रहते हैं। जब कभी इनके माबैन डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम हुआ, जब कभी इधर वो एप्सिलॉन के लिहाज से करीब हुए, तो मैं जमानत देता हूं एफ कि ये लाजमन अपने दुनिया में डेल्टा के लिहाज से, क्योंकि इस दुनिया में डेल्टा के मान समझे जाते हैं, ये करीब होंगे। बात को अर्थ निकालते हैं, तसलसल कुर्बत की जमानत का नाम देखें, तसलसल कंटिन्यूटी, तसलसल कुर्बत की जमानत का नाम है। तुम्हारा ही नहीं, मेरा नहीं, तुम्हारा है। पढ़ो, किताबों में मिलेगा, किताबों में नहीं मिलता। शौक का मूल कोई शौक पैदा करता है, सब कुछ क्या है, ये कहता है कि तो ये ऊपर भी एप्सिलॉन है, प्लस एप्सिलॉन है, माइनस एप्सिलॉन, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो फिर ये जो नीचे आएगा तो ये एक्स है और फिर ये ए है, फिर
चीजें इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो डेल्टा होगा, फिर ये एप्सिलॉन होगा और यहाँ पर डेल्टा होगा। देखिए जहाँ गुर्बत का ये तसव्वुर है, इधर गुर्बत का ये तसव्वुर है। गुर्बत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे दे अगर वह एफ, तो फिर आप कहेंगे कि ये एफ का डिवीजन। एक मतलब फिर आपको ये नजर आया कि कंटिन्यूटी जो है वो फंडामेंटली नियरनेस पे डिपेंड करती है, कुर्बत पर, और ये कुर्बत वो है जो शक्ल का तयन करती है। अब एक स्टडी होनी चाहिए, मसलन आप ये देखिए, ये तो कंटिन्यूटी बड़ा एडवांस सब्जेक्ट है, इससे बहुत पहले एक मसला पेश आता है, कहता है डेल्टा x approaches 0 is a limit, then delta y over delta x, this whole thing is called dy over dx। तो बहुत बाद में आता है, उससे पहले आप इस पे गौर कीजिए और इन पे गौर कीजिए जी क्या है। फासला है, वो क्या रहा है, कहता है जब x के माबैन फासला इंतहाई कम हो जाए, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, जब x दूसरे x के इंतहाई करीब हो जाए, तब कौन सा करीब हो जाए, तो y के बिहेवियर को देखना है। अगर ये दोनों फासलों की इंतहाई खफीफ होने के बावजूद वो एक मुतय्यन कीमत हासिल करे, वो एक वाज़ेह वैल्यू हासिल करे, तो फिर आप कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट्स। अदरवाइज अगर ये लिमिट keeps on dancing, the dance never ends, it is a dance of eternity, तो फिर आप कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट का तसव्वुर दरअसल इसके नीचे नियरनेस छुपी हुई। जब आपने कहा ना डेल्टा x अप्रोचेस 0, तो डेल्टा x क्या चीज है भाई, इस सरजमीन में कुर्बत का तसव्वुर है ना डेल्टा x, ऐसे ही आपको बहुत क्लियर आज भी मेरे ऑनेस्ट क्लियर, इसमें मजा आएगा आपको। मैं जिस साइड पर आपको लेके जा रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ नहीं गौर किया, और अगर मैं ना बताता तो मुझे मेरा मन बिगड़ जाए, कोई बात। कंटिन्यूटी के अलावा कंटिन्यूटी का तसव्वुर दरअसल लिमिट के तसव्वुर पे खड़ा है, और लिमिट का तसव्वुर जो है वो कुर्बत के तसव्वुर पे खड़ा है। जिस चीज को आप लिमिट कहते हैं, ये पढ़ा है ये सामने लाइब्रेरी में प्रिंसिपिया मैथमेटिकल न्यूटन की लिखी हुई है, तो आइए उसके पिछले पेज पे देखिएगा। आज तक एक बंदे मुझसे इशू करवाया, मैं नहीं करवाया, बताओ उसके 1993 की डेट पे मैंने लिखा न्यूटन इन कीमतों को कहता है एवेपरेसेंट। एवेपरेसेंट के लफ्ज़ पुराना हो चुका था, तो एवेपरेसेंट दो इसके स्लाइड्स। एवेपरेसेंट कहते हैं उस खुशबू को जिसको आप जहाँ थोड़ी देर के लिए कतरा रखें तो वो हवा में उड़ जाए। वो याद है आपको, कहते थे H square and higher values are negligible। ये वैल्यूज असल में लिमिट्स होती है, और ये एवेपरेसेंट है। एवेपरेसेंट का क्या मतलब है, यानी वो बतदरीज मादूम होती चली जाती है। न्यूटन जी कहते हैं, न्यूटन का लफ्ज़ पढ़ने वाले, वो कहता है कि पुरस्कार है ये बात, अगर दो बहुत छोटी चीजों को आपस में तकसीम किया जाए, ये इन्फिनिटेसिमल्स, अगर दो इंतहाई खफीफ इंतहाई करीब चीजों के फर्क को एक दूसरे पर तकसीम किया जाए, तो कभी तो वो एक खास कीमत हासिल करती है और कभी नहीं करती। तो कंटिन्यूटी का तसव्वुर लिमिट पे डिपेंड करता है, लिमिट नियरनेस पे डिपेंड करता है।
इस वक्त तक जो बात मैं आपसे कर सका कामयाबी से, कितना वक्त बात है? समाप्त कीजिए बातों को। हमने बात शुरू की थी कि शक्ल की क्या अहमियत है, ऐसे ही ना? और हमने अच्छा ये भी नोट करने वाली बात है, ये जो हमारी जुबान है ना, इसकी कदर किया, इसकी वजह तहजीबी तारीख में हमने जितने तजर्बे किए हैं सोच के और हमसे आने वाले पहले वालों में, वो इसके अंदर उनके नक्शे कदम पड़े हुए हैं। मसलन मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। बहुत सारे ज़मानों में ये सोचा गया, हत्ता कि अरस्तू ने लिखा है, बाकायदा मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, अरस्तू ने लिखा है कि ये जो एक ऑर्गन है ना, ये असल में ब्लड को ठंडा करने के लिए, अरे उस वक्त का वो सुपर डुपर जीनियस था, लेकिन दुनिया वहाँ तक नहीं पहुँची। ये वो ज़माना था जिसमें ये समझा जाता था कि सोचा जाता और बात को महफूज पेट में रखा जाता है। उस बात का निशान आज तक हमारी जुबान में है, यार इसके पेट में तो बात नहीं। अच्छा, फिर यार इस बात के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, हौसले पर का काम भाई गुर्दे करके काम है। लेकिन क्योंकि तहजीबी तारीख में ये सोचा गया है, उसके नक्शे कदम आज भी पड़े। मेरे दिल में ये बात है, साइंस बताती है आपको दिल में कुछ नहीं होता, है सब कुछ इधर, लेकिन दिल में लिखा हो सभी जुबानों में, एक जुबान में नहीं सभी जुबानों में। अरबी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, फारसी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, स्पेनिश ले लीजिए, जर्मन ले लीजिए, सब में जर्मन वर्ड डायरेक्टली काम। ये वजह मैं आपको कह रहा हूँ, आप गौर करें इन माने में, अब आपको अंदाजा हो गया ना कि जुबान में पड़े हुए लफ्ज बहुत बड़ी सोचों का इजहार करते हैं। शक्ल के साथ मशक्कल क्यों लिखा गया, पता चला? शक्ल और मशक्कल, सूरत हालात नहीं बन रही, सूरत हाल ये है, जुमले हैं के साथ के साथ। बच्चों हुआ ये कहानी तारीख में 1664 ताउन की वबा फैल गई कैम्ब्रिज में, हैम्पशायर वापस चला गया न्यूटन, कमजोर से इतना दूर बेबी था, इसके जिस्म में ऑक्सीजन कम होती थी, जिस्म मजबूत तौर पे ढीला था, कुदरत ने सिर्फ दिमाग में दे के भेजा था। 1664 में इसने ये असल में काम कर रहा था फ्लक्शंस पर, ऐसी क्वांटिटीज जो बहुत छोटे पैमाने पर एक मुतय्यन वैल्यू हासिल करते हैं। उसने इसके नतीजे में पूरी साइंस डेवलप कर दी जिसका नाम कैलकुलस का रखा गया। बेसिकली वो मैकेनिक्स की बैकग्राउंड से आ रहा था, एंड उसी वक्त मेन एंड यूरोप पर जर्मन लाइबनिज, गॉटफ्राइड विलियम लाइबनिज, वो यही काम कर रहा था एक और साइड से। अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा है तो फाइनाइट डिफरेंसेस आपने पढ़े। फाइनाइट डिफरेंसेस जो हैं आपने गौर किया होगा, नहीं किया तो आज पढ़ लें। क्या है 7, ये निकालिए क्या है 20, ये क्या है ये 427 ये क्या है
75 का लेते हैं तो ये जरा ऐसे हो जाएगा। 5 के लिए क्या है, 5 का डिजिट 125 का मतलब क्या है? और ये दो आपने गौर किया ये कांस्टेंट हो गया और गौर किया किसी को हो गया। अगर इसकी कीमत 1 है, 2 है, 3 है तो 4 है, चौथा फाइनाइट डिफरेंस जीरो हो गया। अगर ये फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल होता तो इसका चौथा डेरिवेटिव दोबारा सिंपल हो जाता। आपने गौर किया x रेज़ टू पावर 5 करें जी, इसके डेरिवेटिव लीजिए ना, तो आप देखेंगे कि एक जगह जाकर एक आपके डिफरेंस के साथ एक पहले कांस्टेंट होगा 5 आ जाएगा और फिर वो सिफर हो जाएगा। न्यूटन इधर से आ रहा था, लाइब्रेरी इधर से आ रहा था। 1664 में न्यूटन ने दरियाफ्त कर दिया, पब्लिश नहीं किया। लाइब्रेरी से 1670 में दरियाफ्त किया, पब्लिश नहीं कर दिया। झगड़ा दोनों में पड़ा रहा, आज तक झगड़ा चल रहा है। इस कैलकुलस ने कमाल कर दिया। इस कैलकुलस के नतीजे में हम वो कुछ करने के काबिल हुए जो फ्राइडे ने किया, मसलन जॉर्ज स्टीफनसन ने किया। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें ह्यूमंस डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते थे, एक स्टीम इंजन और एक इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों सिस्टम्स के अंदर एक ऐसे रियाजी की जरूरत थी जो बाहर से बैठकर इनको ऑब्जर्व कर सके। दो चीजें काम आई, एक गास का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एक न्यूटन का ज्यामितीय कैलकुलस। देखिए जब ये साबित हो गया 1770 ईस्वी आ गया, याद रखिएगा कि 1707 ईस्वी आ गया। इस दौरान के वो साल है जब यहाँ पर सगीर पाक औरंगजेब जो है वो उसकी वफात हुई, जिसने अपने बाप की आंखों से लाने के बाद शाहजहां को कैद कर दिया। वैसे भाई जिस साल में हम हमारे अजीम रहनुमा अजोदा रानी के लिए महल तामीर करवा रहे थे, एंड उसी साल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बन रही थी। ये जूते हम खा रहे हैं उसके हकदार तो हम हैं। और 1700 ईस्वी में यानी 1700s ऑनवर्ड 1750 का टाइम आप तकरीबन समझ, जब कैलकुलस साबित हो गई कि इंतहाई कारआमद सब्जेक्ट है तो इसकी बुनियादों के मुताबिक शकूक पैदा होना शुरू हो। बड़े ज़हन जो है वो चीज़ों को मुसलसल तजसीर में से गुजारते हैं। इनमें बड़े नाम हैं, कोशी आप लोग काशी पढ़ते हैं, लैग्रांज, वायरस्ट्रास, डैल्किन। इस एरिया को कहा जाता है मैथमेटाइजेशन ऑफ एनालिसिस। इससे पहले जितना जो रियाज़ियाती तजिया था ये अंदाजे पर या बड़े लोगों के जुमलों पर मबनी था। न्यूटन ने कह दिया था कि ये लिमिट को एग्जिस्ट करेगी, हैव वी प्रूव्ड इट, हाउ इट विल हैपन। अब सोच ने उल्टा सफर करना शुरू किया। अच्छा भाई ये डेरिवेटिव है, इसकी बुनियाद पर लिमिट पर पहले कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी से आपको पता है आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी और सारा कुछ डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रल भी लिमिट है, अपर इंटीग्रल को लोअर इंटीग्रल के बराबर होगा तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब है वी शुड थिंक इन द रिवर्स। व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज फंडामेंटली डिपेंडेंट अपॉन नियरनेस। ये सोच का धारा 200 साल तक, तकरीबन 175 साल तक चला। इस दौरान बड़े बड़े वाक़यात हुए। 1876 में ग्रैंडला जी किताब छापी जॉर्ज कैक्टर ने, जिसमें उसने पहली दफा इंसानी तारीख में लामहदूद का असल किरदार मालूम किया। एक बड़ी खूबसूरत मूवी भी है, द मैन हू न्यू इंफिनिटी। ये उस वक्त है
इंडियन था, रामानुजन रामानुजन थे, उसमें नहीं बनते। कैंटर बहरहाल उसने आखिरी कोई साल कुछ पागलपन में गुजारे क्योंकि बड़े रियासतदान थे, उसकी पेपर्स को पब्लिश करने दिए, उस बुक में बेचारे, लेकिन उसने वो आपको तारीफ की जिसकी वजह से आप इन्फिनिटी को देखने के काबिल हो गए। और आगे किससे रहेंगे। 1896 में एक फ्रांसीसी रियाजीदान थे, हाँ इससे पहले एक वाक़या और भी हुआ 1735 में। आइलर इसने ये देखा कि वो आपने क्वींसबर्ग ब्रिजेस प्रॉब्लम आपको पता है, वो एक दरगाह है तो उसके ऊपर से आपने वो बने हुए क्या है पुल, तो ये स्विट्जरलैंड के इलाका, हालिया स्विट्जरलैंड क्रोएशिया के अंदर था। इन पुलों से आपको इस तरह गुजरना है कि हर एक से एक गुजरना है, एक दफ़ा जिससे गुजर के दोबारा नहीं गुजरना। क्या ये वाकई वहाँ पर है प्रॉब्लम, वहाँ एक दर्जा है। तो वहाँ के जो लोग थे उस ज़माने में, क्योंकि फेसबुक और स्नैपचैट नहीं होते थे, तो वो लोग फिर शाम में खाना खाने के बाद इस तरह की बातों से दिल बहलाते थे। ये उनकी बेड टाइम स्टोरीज या गेम्स का हिस्सा था। तो वो कहते थे भी बताओ भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आम लोगों की चीज़ें होती हैं, जब देखने वाले को कहते हैं नज़र मंजर का तायुन करती है। अगर नाज़िर कोई साहिब नज़र हो तो नज़र से मंजर पैदा हो। मुश्किल हो गया, देखिए काम आएगा बच्चों, काम आएगा, कहीं बोलोगे इंशाल्लाह। अगर नाज़िर साहिब नज़र हो तो नजर मंजर पैदा करती है। यही मसला जब आइलर के नजर में देखा, उसने वो अगर नाज़िर साहिब नजर हो तो नजर मंजर पैदा करती है। डॉक्टर साहब एक क्लास रियाजी की है आपको विदाई क्लास थोड़ी सी कोई चाशनी है ना कैस्ट्रॉन में, तो हमारे लिए तो आपकी वजह से तुझसे बातें रहेंगी सरे आम भी, तुझसे मिलते रहेंगे सरे शाम भी, मगर इससे पहले कि पूछें तेरा नाम भी, उम्र जाने बसर की कर जाएंगे। जब इसी मसले को, जो कि रोजमर्रा की बेड टाइम स्टोरी थी, जब इसको आइलर ने देखा तो उसने वो मशहूर फार्मूला साबित कर दिया। उसने कहा v plus f minus c is equal to 2, vertices plus faces minus edges is always equal to 2 for any regular polyhedra। और उसने उसकी बुनियाद रखी जिसको आज ग्राफ थ्योरी कहा जाता है। व्हाट अ ग्रेट सब्जेक्ट। जिंदगी इजाजत देती मेरे कमजोर रहने की ताकत होती, जो 4-5 और मैंने PhDs करनी थी, उनमें से एक ये भी, एक मैंने उर्दू में भी सोच रखी, एक मैंने फलसफे में भी सोच रखी, एक मैंने ग्राफ थ्योरी में सोच रखी। फेसबुक इज अ लार्ज ग्राफ। ये आइलर का दिया हुआ है, और ये इस मसले के 1735 का बात है। उसने ये साबित किया कि दरअसल ये जो कनेक्टेडनेस प्रॉब्लम है, इसके पीछे नियरनेस छुपी हुई है। नतीजा ये हुआ कि 1896 में एनालिसिस डिसीजस नाम की किताब छपी, हेनरी पोइंकेरे। इसका तर्जुमा करो ना, एनालिसिस डिसीजस का वकू का तज्जिया। मैंने आपको शुरू में कहा था कुल वकू पे डिपेंड करती है। वकू क्या है? तशक्कुल की अव्वलीन शर्त वकू है, कॉन्टेक्स्ट। मैंने भी 3 नुक्ते, एक यहाँ ड्रा किए, वहाँ किए, वहाँ किए। इसका कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया था, शक्ल नहीं बनी। करीब थे तो शक्ल वज़ा हो गई। आपने देखा मैंने ज़हनों की
ठीक है जी। ये जो साइंस है, अच्छा ये जो हेनरी बोइड का ये वो शख्स है जिसने आइडल को कैंटर को पागल किया। कोई केरे ये बर्दाश्त न कर सका कि मेरे सामने कल का ये नौजवान वो इतने बड़े रियाजियाती डिस्कवरीज कर रहे हैं। हेनरी बोइड का केरे को कहा जाता है ही वाज द लास्ट यूनिवर्सल मैथमेटिशियन। यूनिवर्सल मैथमेटिशियन से कहा जाता है जो रियाजी की हर शाख में उसने काबिल कदर हिस्सेदारी की। इससे पहले आइडल था और उससे पहले अगर कोई था तो वो शहजादा, हम सब का मोहब्बत जिसका मरकज जिसे होना चाहिए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, रियाजी नाम का शहजादा, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। मेरी पुरानी क्लास में फिर एक दफा दोहरा, इन दिनों में रियाजी की तारीफ पढ़ लो, काम आएगी। चाहो ना चाहे ना चाहे, अब रियाजी में आ तो गए, धोन गए तो पड़ गए, अब सुर से भी बेसुरे ना हो। दिल यही है, फिर अपनी जिंदगी है तुम्हारे सामने, तुम्हें दोबारा वक्त नहीं मिलेगा, आसूदगी बेसक नहीं आएगी पढ़ने। आज घर से पैसे मिलते हैं, शर्तें चल रही हैं, होटलों में हॉस्टल में बैठे हुए हैं, ताले की कैंटीन पे गंदे लतीफे सुना के मजे लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हो। आज की जिंदगी मजे की है, इसी में पढ़ लो, फिर नहीं आएगा। मैं सही कह रहा हूँ, मजाक अपनी जगह। ये है जी टोपोलॉजी। उसने एक एनालिसिस डिसिटस नामी किताब लिखी, जिसका नाम था वकूअ का तज्ज़िया, जिसको आज हम टोपोलॉजी कहते हैं। ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। टोपोस सतह, आपने अगर लफ्ज़ सुना हो तो लफ्ज़ होता है टोपोग्राफी। या इस ये हम फौज में बहुत बोलते थे, वो होता था रैकी करने जाते थे, वापस आके रिपोर्ट करते थे इलाके की टोपोग्राफी कैसे, कितने नाले बह रहे हैं, ऊंची ज़मीन कहाँ है, किधर से अटैक आएगा, इधर से ये होगा, ये टोपोग्राफी इसे कहा जाता है। टोपोस सतह, वकूअ, लोगोस उस पर बहस, उसका मुतालिया। ये वही लोगोस है जो बायोलॉजी के आखिर में आ रहा है, लॉजिक, साइकोलॉजी के आखिर में आ रहा है, साइकी। साइकी असल में बेटी है ना नेपच्यून की, यूनानी देवमाला में, जो इंसानों के अंदर बसती है। उस वो साइकी है जिसके इश्क में वीनस के बेटे को तीर लगा था जहर। क्यों मैं ये बातें कर रहा हूं? मैं तुम्हें उकसाता हूं, पढ़ो। गाँव में तो गाँव में बड़े सीधे फेसबुक पे डालते होते हो, अच्छे पहन के नहा रहे होते हो, वो जो बैल होता है ना, उसको एक डंडा मारते हैं जिसके आगे सुअर लगा होता है, बड़ा जुल्म है। उस बेचारे को वो मारते हैं, वो तेज चलता है भाले से, उसे कहते हैं उर्दू में कहते हैं आम लगा, अंगेख कर। जगह जगह मैं तुम लोगों को अंगेख करता हूँ। पढ़ाना वही है यार, ये थेरा मैं तुम्हें करवाता जाऊंगा घर में। ये अंदर जलता है ना, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग मुझे पूछते होते हैं, 1 बजे जाग जाते हो, करते क्या हो? ये हिंदी में कहते हैं पढ़न हुए, जेड़ा पढ़न नाले पढ़न। पढ़ना करना जानते हो आप लोग सारे पंजाबी में जानते हैं। वो दाबड़े रखते खीर को दाबड़े रख देंगे, बड़ा क्या कर दे दूसरी का नहीं आता है थ्री, मतलब क्या आपने खीर को देखे आपने थ्री आती ऊपर जो बाला है थ्री है। ये भी कुछ सराय की होता है, लेकिन इस सराय के तो इसमें अल्फाज कुछ और है।
हम स्लाइड पे बोलिए मैं सही है जुबान पे हमारी स्लाइड अब मुझे मजबूर ना करो कि मैं टोपोलॉजी ऑफ लैंग्वेज के ऊपर बात शुरू कर दूं। लिंग्विस्टिक टोपोलॉजी के ऊपर तुम लोगों ने गौर नहीं किया। किसी दिन फिर मुझसे बात करेंगे, मजा आएगा। टोपोलॉजी जो है टोपोस प्लस लोगोस, इसकी अब बहुत सारी ब्रांचेस पैदा हो चुकी हैं। इसकी आला तरीन शाहकार गूगल मैप्स है। आज आप अपने खेत में से दरमियान में से चलना शुरू, नॉर्मल खेत चलना शुरू कर दें, कुछ दिनों बाद गूगल उसको शो करना शुरू कर देगा कि यहाँ रास्ता है। बड़े मसले हैं इसके अंदर। मैंने अभी आपको एक तरफ इशारा किया था, अगरचे ये मेरे माँ बाप की याद मेटाफिजिक्स के अंदर से लिया है। आप मेरे मशरिक में बैठे हैं, आप उसके बगैर नहीं। अच्छा, ये कैसे तायन होगा कि ये मुल्तान का इनसाइड है? मुल्तान का इनसाइड का तायन कैसे होगा? क्या कोई लाइन ड्रा है? इस लाइन के इस तरफ मुल्तान है, पर मुल्तान नहीं है। अगर एक आदमी ऐसे खड़ा हो जाता है तो इधर मुल्तान भी नहीं, देयर इज नो सच लाइन। फिर ह्यूमन पॉपुलेशन मुसलसल बढ़ रही है। गूगल को कौन जाके चुगली लगाता है कि आज मुल्तान वहां हो गए? इट इज ऑल ड्यू टू टोपोलॉजी। मसला ये है कि मशीन की आंख नहीं है। मशीन को कैसे बताना है कि सुर्ख रंग कैसा होता है? अब आपको समझ आया मैंने क्यों पूछा? मशीन को ये बताना है कुर्बत क्या होती है। मशीन को कुर्बत समझ आएगी तो तसलसल समझ आएगा, तसलसल समझ आएगा तो वो चाहे तो रियाजी करे, चाहे गूगल मैप्स बनाए। तो हमारा इसके अंदर जो बुनियादी मसला है वो कुर्बत का है। और मैं आपको ये मैं फिर दोहरा देता हूँ, बिलामूम तो सारा रियाजी किसी ज़हनी होने का काम नहीं। अगर कोई ज़हनी तौर पे पिस्तकद है तो रियाजी में ज़हमत न करे, ये ज़हनी जिनों का काम है। और बिलखसूस दो सब्जेक्ट्स, तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी भी इश्क से ज्यादा लज्जत अंगेज। रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी और अलजेब्रा। कभी मन की अजंता में आओ, वो सूरतें तुमको देखना है, वो सूरतें तुमको देखना है, हम खो गए जिनके दर्शन। आपने कभी मीन वैल्यू थ्योरम पे गौर किया? नहीं किया। फिर किसी दिन हम इसमें बात करेंगे, आज नहीं। इंटेग्रल्स पे गौर कीजिए, छोड़ दीजिए, ग्रुप्स पे गौर कीजिए। करोड़ पक्का में वो नहीं, वो जो बेडशीट्स को ठप्पे लगाते, आपको पता है ग्रुप थ्योरी का कितना खूबसूरत शाखा है। सामने पूरा डिपार्टमेंट आबाद है ग्रुप थ्योरी के साथ। केमिस्ट्री, रियाजी जब आप पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप एक अजीम विरासत के वारिस हैं। बशर्ते कि आप अपने मुकाम को पहचानें, महसूस करें, जानें। मुझे पता है ये पूरा हफ्ता ऐसे ही गुजरेगा। कल क्लास को बाकी में मेरी तरफ से मुकद्दमाना दरख्वास्त कर दीजिए कि पूरे आ जाए। मुझे पता है कल भी ये बातें दोहराना पड़ेगी। क्यों? आज आपको भी ये पूरी समझ में आए, ये कोई हैरत की बात नहीं है। आप लोगों को इससे बेहतर दिमाग है, मुझे समझने में उम्र गुजर गई, आपको भी बात समझ में आएगी। वक्त आएगा आपको ये चीज़ें काम करेंगे। हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, हम शक्ल और कुर्बत का मुतालिया करेंगे। अनदेखी सरजमीनों में, अनदेखी दुनियाओं में, जहाँ जिस्म की आंख काम नहीं करती, दिमाग की आंख काम करती है।
लिहाजा हमें ऐसी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशंस में से गुजरना पड़ेगा जिनको दिमाग तो समझ तो सकता है, विजुअलाइज नहीं कर सकता। मेरे काफी अच्छा एक काफी फर्ज कीजिए मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह एक टॉरस होती है, ट्यूब, टायर ट्यूब होता है इसका, गाड़ी का टायर, गाड़ी का ट्यूब, उसको टॉरस कहते हैं। वो तस्वीर यहाँ मैं बनाता हूँ तो वो बेसिकली क्या होगा, उसका हर पॉइंट जो है उसमें x होगा, y होगा और z होगा। हर पॉइंट को अगर मैं ऐसे कॉलम बना दूँ तो ये डेटा होगा, जिसको ड्रा करेंगे तो क्या बनेगा, टॉरस बनेगी। ऐसे ही मेरी बात समझ आ रही है आपको? भाई ये पॉइंट्स होंगे बहुत सारे, इन पॉइंट्स के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लेकर नीचे लिख दूं, देखने में ये टॉरस बनेगी, नीचे ये एक एक्सेल शीट बन जाएगी। ऐसे ही है। मेरा एक सवाल है, फर्ज कीजिए आपको मैंने ये नहीं दिखाया, आप मुझे डेटा देखकर ये बता सकते हैं कि इसके दरमियान में एक सुराख है? नहीं देख सकते। ये एक अनदेखी दुनिया है। कंप्यूटर इसको देखकर कैसे मालूम करेगा कि इसके मरकज में सुराख है या इसको गिरा लगा है? कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा महज इसको देखकर इसके ऊपर गिरा है? ऐसी एक दुनिया बनाओ। हमारे जीन्स के ऊपर गिरा से हमारी जो खानदानी बीमारियां होती हैं उनका ताल्लुक होता है। ये डॉक्टर उस्मान साहब है यहाँ, डॉक्टर साहब की पीएचडी है गिरों पर, और ये जो क्या होती है ऑपरेटर की ग्रोथ क्या है, ब्रेड्स तो सर जल्दी ना, अच्छा क्या होता है वो चुटिया, इंग्लिश में हमको ब्रेड्स, कंट्रोल अंदाज में मैं आपको चीजें रिलीज करूँ। अब जीन्स की गिरें जो है वो तायुन करती है कि इसको कौन सी बीमारी चलेगी। जीन्स का हमें कैसे पता चलता है? हमारे पास सिर्फ नंबर्स आते हैं। अब इन डेटा फ्रेम्स के अंदर, डेटा के अंदर शक्लें कैसे मुतय्यन होंगी? ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, एक मैंने गूगल मैप्स की दी थी, एक ये दे दी। डेटा में गिरा का कैसे पता चलेगा? गिरा में क्या होता है, दो चीजें जा रही हैं, कुछ हिस्से करीब हो जाते हैं, नियरनेस आ जाती है, कुछ दूर हो जाती है। Grades are examples of nearness, manifestation of nearness. मिस्री एक लैला समथिंग मैथमेटिशियन का एक रिसर्च पेपर है 2008 का, जिसमें उसने साबित किया कि जीन्स की गिरहें जो हैं वो टोपोलॉजिकली हम डिफाइन करें और उनके जरिए हमें पता चलता है कि फलां मेडिकल प्रॉब्लम